बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर में। यहाँ पे आइडियाज़ नुमाइश का एहतमाम हो रहा है। पाकिस्तान का दिफाई बयानिया है क्या, कौन कौन से ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर इनोवेशन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। तमाम बातों को अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये एक स्टॉल है जिस पे लिखा है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बनने वाले जो भी डिफेंस सॉल्यूशंस हैं वो बड़े पैमाने पे रखे हुए हैं। ये शेपर 2 के नाम से एक जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि मिसाइल भी नीचे मौजूद है इसके, और ये UAV शेपर 2 आर्म्ड है। मेरा ख्याल है कि ये ड्रोन की तरह काम करेगा जनाब, ये ड्रोन की तरह काम करेगा। और इसका जो बर्क के नाम से मिसाइल है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियन है, टर्की का पवेलियन है, मुख्तलिफ ममालिक की पार्टिसिपेशन है, चाइना का पवेलियन है। पवेलियन से मुराद है कि पूरा हॉल उनके पास है कि जहाँ पर उनके बनाए हुए इक्विपमेंट को या उनके पाकिस्तान से इश्तराक को पेश किया गया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान आर्मी का भी एक स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान नेवी का भी मौजूद है, एयरफोर्स का भी मौजूद है। अगर सिर्फ हम पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल की तरफ आएँ तो जो चीज़ें देखते हैं, ज़ाहिर है कि रश है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की चीज़ें यहाँ पर सामने आएंगी। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ज़ाहिर है कि टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ी जद्दोजहद है। ये डेमो एक दिखाया जा रहा है, एक जो है वो जवान 3D के अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। क्या चीज़ है ये भी ज़रा पूछेंगे। यहाँ पर लाइव जंप का 3D जो एक फील है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चलेंगे, मुख्तलिफ लोगों से जो स्टॉल्स के ऊपर मौजूद हैं बात भी करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या है। आगे चलते हैं। मेरे साथ सूडान से मेहमान है। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये स्टॉल है। यहाँ पर सूडान से कुछ मेहमान हमें मिले हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशन है जो एयरफोर्स के स्टॉल पर हमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट देखते हुए, मुख्तलिफ हरबी सामान देखते हुए जो है वो कुछ मुतासिर भी नज़र आए। कितने मुतासिर हैं, पाकिस्तान में इनको वेलकम भी करते हैं। सर, वेलकम टू पाकिस्तान। हाउ डू यू फील व्हेन यू विजिट दिस स्टॉल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आई एम होल्डिंग दिस सर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really, we are very happy and overjoyed to be here. And we say congratulations for this state-of-the-art technologies, state-of-the-art equipment we have seen. And we are very happy as we are our brothers and Muslims. So we are very happy to be here, and we are aiming by visiting this exhibition. It will represent a kickoff for a long-lasting cooperation and relationship in the relevant areas of manufacturing. So again, we are very happy and we are very delighted. Have you liked this stall, specifically Pakistan Air Force stall? Yes, we are really amazed. We are really impressed by what we have seen here, and also by the highly qualified people that we have met. So again, we are very happy, and I said, especially this pavilion, we have seen very state-of-the-art, very sophisticated technologies and equipment. And what about the hospitality of Pakistanis and Pakistan? Just again, we are very happy. We found a very comfortable stay, very comfortable, and we are really impressed by the grid and the very tight organization rules. And we feel very secure, very happy as we are living here. So we really enjoyed our stay here. जी बिल्कुल, इन्होंने एंजॉय भी किया अपना स्टे, और कहते हैं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। न सिर्फ महफूज मुल्क है बल्कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इनको यहाँ पर देखने को मिली है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट थी। कुछ आगे की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल ब्रिगेडियर नासिर ज़िया साहब। सामने मेरे नज़र आ रहा है नेशनल स्टेडियम कराची का एक खूबसूरत मंजर, और अकब में मेरे एक पूरा जो है वो पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर एक जाल फैला हुआ नज़र आ रहा है। नेशनल स्टेडियम से लेके इस जाल तक, और इस जाल से लेके कराची के मुख्तलिफ नाले जो बन रहे हैं वो सब NLC का नाम उस पर कहीं ना कहीं आता है। सर, थैंक यू वेरी मच। क्या काम कर रहे हैं सर, इनोवेशन क्या है इस सारे काम के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, NLC ने पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के तमाम चीज़ें, चाहे वो नेशनल कैलामिटीज़ हों, चाहे सैलाब हों, चाहे ज़लज़ले हों, उसमें अपनी नेशनल गवर्नमेंट को सबको सपोर्ट किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को एक नया विजन दिया कि लॉजिस्टिक में ये पहली कंपनी है जिसने पाकिस्तान में उस जगह पर जाके काम किया जो इंटरनेशनली कंपनी बन गई, जिसमें हम लोग पाकिस्तान से बाहर गए
और अभी हमारे नए डीजी एनएलसी आए हैं जनरल फ़र्रुख राव, उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ टर्की और सेंट्रल एशिया तक नहीं, यूरोप की तरफ भी जाना है। और हम अब उस वीएन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के ट्रेडर को कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप के ट्रेडर के साथ। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 56 कंट्रीज़ से लोग यहाँ आए हैं। अब इनको इस नुमाइश के लिए सामान लाना जो मामूली था, उसमें कई दिक्कतें पेश आईं, जबकि हम उनको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से चाहे इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान में एक लॉजिस्टिक कंपनी मौजूद है जो आपके वेयर हाउस से, आपकी फैक्ट्री से, आपके कस्टमर तक। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि ज़ाहिर है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उनके मुल्कों तक जाएगी कैसे? बाहर हम आए तो हमने देखा टैंक भी मौजूद हैं, तोपे भी मौजूद हैं, जहाज़ भी मौजूद हैं। जहाज़ तो चले उड़ के चला जाएगा, टैंक कैसे जाएगा और शिप तक कैसे पहुँचेगा? तो वो सारा काम आप जो है वो इनोवेशन के साथ करते हैं, जिद्दत लेके आते हैं, उसमें दुनिया भर के साथ चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि हमारा जो मोटो है लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनी, और ये मल्टी मॉडल है। अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ से आपने हमें दे दी, मसलन आपने टैंक ही हमने बाहर देना है, तो उसको जहाँ पे रोड पे ट्रांसपोर्ट करना है हम रोड पे करेंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स हैं। जब हमने उसको शिप के ज़रिए भेजना है, हमारे पास पूरी एक कंपनी है जो शिप के लिए करेगी। अगर कोई चीज़ बाय एयर जानी है तो वो बाय एयर ट्रांसपोर्ट होगी। इवन कि हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी है, फ्रेट ट्रेन भी हम चला सकते हैं। तो इसलिए लोगों को वो सलूशन से, उस फिक्र से बाहर कर दिया कि हमारा सामान पाकिस्तान जाएगा कैसे और आएगा कैसे। सर मुश्किल कितनी आती है सारे काम के अंदर, क्योंकि जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर जाना वैसे ही एक दुनिया का मुश्किल काम है। आपको स्कर्दू भी पहुंचना है, आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक किसी न किसी चीज़ को लेके जाना है। तो मुश्किलात क्या आती हैं और कैसे उसका मुकाबला होता है? इसकी सबसे बड़ी चीज़ है प्लानिंग, और हम लोग प्लानिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हमने किसी भी कनेक्टिविटी आपको बाहर के किसी मुल्क में भेजने की, उस मुल्क से राब्ते, उस मुल्क के लिए आज हर कस्टमर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी, सिक्योरिटी और कम खर्च। जो चीज़ मैंने भेजी है वो सही पहुंच जाए, वो सही पहुंच जाए, कि वो टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, रास्ते में खुल नहीं जाएगी, क्या होगा। हम कस्टम क्लियरेंस भी करवाते हैं, हम ड्राई पोर्ट से भी गुजारते हैं, हम बॉर्डर टर्मिनल से भी उसको गुजारते हैं, क्योंकि इस पे एनएलसी ने ये एक्सपर्टीज़ इतने सालों में हासिल की हैं कि आज हम इस काबिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली कि आप इंटरनेशनल में किसी तरफ कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ एनएलसी का मवाजना कर सकते हैं। जी एनएलसी में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे इंजीनियर्स का, और एनएलसी ने पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में जो भी काम किए हैं वो चैलेंजिंग किए हैं। आप कराची का औरंगी नला देख लीजिए, जो पिछले साल हर साल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, और इस सीज़न में जब बारिशें हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे औरंगी नला के करीब लोग महफूज रहे। कराची में बहुत सी जगहों पे दिक्कत आई, लेकिन औरंगी नला ठीक रहा। इसी तरह अब एनएलसी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो डीएचए, आपको पता है कि इतनी बड़ी कॉलोनी है और इसके अंदर डूब जाते थे लोग, परेशान होते थे। इंशाल्लाह आप 2 साल में देखेंगे कि अगले सीज़न तक वो प्रॉब्लम वहाँ से ख़त्म करेगी। तो ये एनएलसी का बहुत बड़ा कराची के लोगों के प्रोजेक्ट लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। थैंक यू इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। टर्की से ही एक और दोस्त हमारे साथ हैं, नूरुल्लाह साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पर हमें मिले। इनके जज्बात ज़रा पूछते हैं। सर, व्हाट अबाउट दिस स्टॉल एंड डू यू लाइक द इक्विपमेंट प्लेस्ड ओवर हियर? Yeah, it's our pleasure to be here, brother company Pakistan, and also we have been doing some projects and business with Pakistan Air Force and NASTAP. We are a cybersecurity and artificial intelligence company. We are developing our own products, and our products used in cybersecurity domain globally within Turkey and also Pakistan. Our products also installed in Pakistan Air Force cybersecurity complex, and also we have established 2 companies in Pakistan, Cryptech Pakistan and Cyberkoza Pakistan, and now we are establishing our offices in also NASTAP, Rawalpindi, and also we will create our offices in NASTAP Karachi and NASTAP Lahore. In the near future, inshallah, we are planning to increase our investment in Pakistan. We will hire more people from Pakistan, and there is a huge potential. We see the potential within the Pakistan youth and universities. Also, we are now collaborating with the Air University, and we have been establishing our Cyberkoza company with the collaboration of the Air University. We have a innovation center within the university. We will open some innovation and cybersecurity, artificial intelligence trainings, project development activities within the university and their students. Inshallah, we will
increase our jobs, business with the Pakistan. We are brother countries. Our Air Force personnel really Have you found a passionate and professional the Pakistani soldiers, Air Force soldiers especially? Yeah, they are very professional. They are very professional at their domains. They have very skills in cybersecurity and artificial intelligence, and also we will get more skills working with together and collaboration, inshallah. And last but not least, what about the hospitality have you faced in Pakistan? We feels like we are at home. Really, I say it's from my heart. We don't feel as a guest in Pakistan. We feel we are at our homes. Thank you, Nurullah Saab. Have a nice day. Thank you. Thank you. ब्रेक के बाद खुशामदीद। जब फ़िज़ाओं की बात हो तो पाकिस्तान एयरफोर्स का तस्करा ज़रूर आएगा, और हमने बाहर जब देखा एक्सपो सेंटर में आने के बाद तो बहुत खूबसूरत फाइटर जेट भी वहाँ पर मौजूद थे। ज़ाहिर है हॉल के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन ड्रोन तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन मौजूद हैं। क्या कुछ मौजूद है, कौन लोग विज़िट कर रहे हैं, पर्पस क्या है, क्या चीज़ एग्जिबिट हो रही है, किन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन साहब। सर थैंक यू वेरी मच। क्या क्या सर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदूबीन भी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं पाकिस्तान की चीज़ों को, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान के साथ काम करने को। आप स्पेसिफिकली इस स्टॉल के ऊपर क्या चीज़ जो है वो इनोवेशन ऐसी है कि जिसको नाजरीन तक हमारे पहुँचा सकेंगे? देखें, इस दफ़ा आइडियाज़ जो 4 साल के बाद हो रहा है, और उसमें जो हाईलाइट है वो ये जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारा हजूम जो है, सारी अट्रैक्शन इस प्लेटफॉर्म को मिल रही है, क्योंकि सर ये नेक्स्ट जनरेशन हम इसको कह सकते हैं। जी, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इसमें हमने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपनी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको ग्रो करें, और जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं ताकि हम उनको एक्वायर कर सकें। एरोस्पेस इंडस्ट्री हमारी लाइफलाइन है। हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। हम लोग अपने जहाज़ बिल्ड कर रहे हैं, JF-17 जो आपने यहाँ पर देखा भी, ये ड्रोन भी आपको नज़र आ रहे हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे आगे C2 सिस्टम है, स्पेस की कैपेबिलिटीज़ है, सिमुलेटर्स हैं यहाँ पर हमारे, यहाँ पर साइबर के प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, IT के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। तो ये सारी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम इन इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को ला के अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को ग्रो करें, ताकि इसमें जॉब्स क्रिएशन हो और हम अपनी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करें। अगर सॉफ्टवेयर की तरफ आएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आएँ, या हम बात करें कि सारी की सारी जो अब एक कन्वर्जन है कि हम मैनुअल से हम ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? हमारी ये जो टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे खड़ी है? देखें, ये जो टेक्नोलॉजी है डिजिटाइजेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर की डोमेन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इनको एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है, इनको हार्नेस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारे चीफ़ हैं, चीफ़ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली इस आइडिया को कंसीव किया कि हमें अपना जितने भी हमारी नेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री को, हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, ताकि हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम ग्रो करें और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ को ग्रो करें, और ताकि हम इन सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको हम ख़ुद बिल्ड करें, हम इंडिजिनस तरीके से बिल्ड करें। हमारे पास स्कोप है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास पोटेंशियल है। तो जब हम उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चलेंगे तो वील बी एबल टू एक्वायर दीज कैपेबिलिटीज़ एंड हेल्प दी एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रो करें। अच्छा सर, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहूँगा। इसमें जो हम कर कह रहे हैं, हम इसके अंदर टेक्नो पार्क्स बना रहे हैं। जो पहला टेक्नो पार्क है वो हमने बनाया है रावलपिंडी के अंदर, उसको हमने ऑपरेशनल किया है। उसमें हम सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको लेके आए हैं। उसमें हम एकेडेमिया को लेके आए हैं ताकि वो HR को डेवलप करें, R&D करें। फिर ये जो हमारे सारे R&D के सेटअप्स हैं इनको हमने वहाँ पर प्लेस किया है ताकि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिल के अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें। और ये जो आपने बात की है, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको हम बिल्ड कर सकें डिज़ाइन से लेके आगे,
और फिर वहाँ पर हाईलाइट ये है कि वहाँ पर हमने इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। यानी कि आप जो है वो यूथ को भी उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से यूथ को लेके आ रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, हमारे मुल्क का एक ब्रेन साइज भी सामने लेके आ रहे हैं, उनको स्टार्टअप्स में लेके आ रहे हैं, उनको R&D में लेके आ रहे हैं। उनको हम हेल्प करेंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रो करें और उसको इंडस्ट्रियल ग्रेड तक लेके आएँ। और फिर इंडस्ट्री भी वहाँ पर आ गई है, वो इन सारे एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट होगी और ओवरऑल आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपके लिए जॉब्स क्रिएट होंगी ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनके टैलेंट को हम यूटिलाइज़ कर सकें। और इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी। ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है ताकि आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो। यानी कि हम कोई फ़र्द अगर काम करता है पाकिस्तान के अंदर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, एरोस्पेस के ऊपर काम कर रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे नासा जाना है, उसको पाकिस्तान के अंदर ही स्पेस मिलेगा। इंशाल्लाह उसको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हमारा फोकस इस प्रोजेक्ट में एरोस्पेस इंडस्ट्री, साइबर एंड IT, इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है और हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक प्लान तरीके से इसको लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम इसको डिज़ाइन से बिल्ड करें, आइडियाज़ को डिज़ाइन में कन्वर्ट करें, डिज़ाइंस को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें और फिर इसको मार्केट करें। और हम प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहते हैं बिकॉज विदाउट प्राइवेट सेक्टर इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। सर मुझे एक आखिरी चीज़ बताइएगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी पैमाने पे गैर मुल्की डेलीगेशंस भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए आए हैं, टेक्नोलॉजी परचेज़ के लिए आए हुए हैं, या सिर्फ जो है वो देखने के लिए आए हैं कि पाकिस्तान किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है? देखें, यहाँ पर लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पर आके देखें कि आप इस इंडस्ट्री को आगे किस तरह लेके जा रहे हैं, आपके पास क्या कैपेबिलिटी। यस, वो देख रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्ट्स के हैं, आपके पास टेक्नोलॉजीज़ के हैं। आप यहाँ पर आपकी सारी टेक्नोलॉजीज़ लाइंड अप हुई हैं और आगे वो रोड मैप देखते हैं कि देखें ये जो प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है और इस पे आगे जो हम जिस तरह क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं, जिस तरह हम ये सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी डेलीगेट से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि उनको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है और जो पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। और अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेके आके बिल्ड किया तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और यही जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो हमारे साथ मिल के काम करना चाहती हैं। अब उनको ये प्रोजेक्ट्स को देख के एक होप नज़र आई है कि इस प्रोजेक्ट में वो स्कोप है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, इसके अंदर वो वेयर-विदॉल है, इसका जिसमें आगे ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। और हमें भी ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ, नेशनल कोलैबोरेशन के साथ मिल के आगे बढ़ें बिकॉज़ अभी पॉसिबल नहीं है कि आप आइसोलेशन में रह के इन टेक्नोलॉजीज़ को ग्रो कर सकें। आपको मिल के ग्रो करना है, अपनी यूथ को आगे लेके आना है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक प्लान तरीके से आगे बढ़ना है। सर थैंक यू वेरी मच। अगर मैं लुब्बे लुबाब क्रक्स कहूँ इस सारी गुफ्तगू का तो वो ये था कि फ्यूचर की बात हो रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मौजूदा दौर से आगे, 2022 से बहुत आगे फ्यूचर की बात कर रही है, जहाँ पे उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम भी हो रहा है। हमने देखा भी, गैर मुल्की लोगों से भी बात हुई, उनसे भी क्या बात हुई वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में भी उन चीज़ों की बात हो रही है कि दुनिया में किसी भी मुल्क को आगे ले जाने में, सुपर पावर बनाने के अंदर मदद दे सकते हैं। टर्किश पवेलियन है पूरे का पूरा एक्सपो के अंदर। एक पूरा हॉल जो है वो टर्किश हथियारों से भरा हुआ है। कुछ हथियारों का ही तारुफ मैं आपको करा सकता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कम से कम 20 पिस्टल्स भी मौजूद है, लेकिन ये जो बड़ी मशीन गन्स हैं इनका मैं आपको तारुफ कुछ का करवा देता हूँ जो मेरे हाथ आ जाए। ये SAR 308 है, असॉल्ट राइफल, 7.62 मल्टीप्लाई बाय 39 mm इसका कैलिबर है और बाकी इसकी चीज़ें ये किसी ख़ास कंपनी का भी नाम है। फिर अगले हथियार की तरफ आ जाए, ये भी एक ऑटोमेटिक गन है। इसका जो मॉडल कोड है SAR 56 है और इसका जो है वो 5.56 45 mm इसका कैलिबर है। वेट इसका जो है वो तकरीबन 3540 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 to 4 ऑन्स है। एक और गन्स की तरफ आ जाते हैं, ये SAR 308 है। अच्छा, यहाँ पर इन गन्स को हम छू भी सकते हैं, चलाने की कोशिश भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये लोडेड नहीं है। SAR 308 है, इसका जो है वो 7.26 कैलिबर है और इसका वेट भी जो है वो तकरीबन 1 to 8 ऑन्स है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कलेक्शन है गन्स की। जो मैंने आपको ऑटोमेटिक राइफल्स दिखाई और इसके साथ साथ ये गन्स भी हैं जिनको आप उठा के, छू के, चला के, इसका वज़न महसूस करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये ले नहीं जा सकते, सिर्फ चेक कर सकते हैं। ये गन्स है टर्किश। जितना भी असला हमने यहाँ पर देखा
आउट क्लास है और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ज़ाहिर है कि मैं उसका कोई बाहर नहीं, लेकिन कम से कम उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत आला किस्म की है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि जितने भी हॉल के अंदर पूरा पवेलियन है टर्की का, उसमें इसी तरह की चीज़ें। टर्की का ये एक और स्टॉल है। यहाँ पर जो अहमद साहब हमारे साथ हैं, अहमद तोगरल साहब, इनकी ख़ास बात यह है कि ये उर्दू समझ भी लेते हैं और थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान अहमद, कैन यू प्लीज़ गाइड, आप हमें कुछ बताएंगे कि क्या क्या आपके स्टॉल पे ऊपर मौजूद है और क्या स्टेट ऑफ द आर्ट है? एक्चुअली हम मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। हम सारे आर्मी का, फ़ौज का इक्विपमेंट इधर लेकर आए। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ अच्छे तरीक़े से बिज़नेस करना चाहता है। हम पाकिस्तान ऐसा समझते कि वो हमारा भाई है, भाई का कारदेश है, हमारा कारदेश है। इंशाल्लाह हम उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप के साथ टेक्नोलॉजिकल भी पार्टनर बन जाएंगे। कारदेश, आप क्या क्या लेके आए हैं? इक्विपमेंट के बारे में बताएं। वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग डिफेंस इक्विपमेंट फॉर लैंड protection. We have jammer system, which is for the terrorist activities. We have brought tank modernization program. This is anti-jam. Yeah, this is anti-jam. ये ऐसा आप इसको फोकस कीजिएगा, ये anti-jam है। Anti-protective system. Yes. Anti-protective. Yes. What is anti-jam? This Yes, this is anti-jam system is here. Okay. Yes. If you put somewhere. Yes. It is put in the vehicle, and then you can jam the whole system. All communication system and even the firing system. Exactly. नाज़रीन, खास बात इसकी ये है, अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई कैन एलुबरेट माई सेल्फ नाउ। Okay. Now. ये जो स्टॉल है अहमद साहब का, इनकी जो कंपनी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेकर आई है, ये एंटी जैमिंग मुख्तलिफ इक्विपमेंट है। एंटी जैमिंग से मुराद ये है कि अगर ये इक्विपमेंट किसी गाड़ी के अंदर मौजूद हो तो न सिर्फ उसका मिसाइल सिस्टम, उसकी गन्स, वो तमाम भी जैम हो सकती हैं, बल्कि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन के मामलात हैं वो भी जैम हो सकते हैं। तो ये एक नहीं है, ये सेट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, ये सिर्फ एक नहीं है। RCID जैमर है, दिस इज फॉर मैनपैक इश्यू, एंड हम वो लगा सकते हैं पीछे में। बैकपैक है, बैकपैक है, दिस इज बैकपैक। ऐसा, कैन यू प्लीज फोकस दिस? बैकपैक है, ये बैकपैक जैमिंग है। अगर कोई सोल्जर के ऊपर ये हम लगा देगा तो फिर सोल्जर जो है वो जहाँ पर भी जाएगा जैम हो जाएगा। ये बैकपैक सिस्टम है और ये जो है वो व्हीकल के अंदर कैरी हो सकता है। इसी तरीके से अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, वेलकम टू पाकिस्तान, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्यानी साहब, क्या यहाँ पर हो रहा है? अपना तारुफ भी कराइएगा, क्योंकि आपने इनोवेशन की यहाँ पे बात हो रही है, इनोटेक सॉल्यूशंस। तो क्या इनोवेशंस है कि जिसको पाकिस्तानी आज नहीं तो कुछ अरसे बाद अपने पास देख सकेंगे, अपने करीब देख सकेंगे? प्राइमरीली अगर आप देखें कि इनोटेक सोल्यूशन जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन दे रही है साइबर सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। जो अगर आप देखें वर्ल्ड ओवर भी सबसे बड़ा, एक दफ़ा तो ऑटोमेशन होगी, तमाम डाटा हमारे सिस्टम से आ गया, पर उस डाटा को सिक्योर करना जो है ये सबसे बड़ा वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम बना हुआ है। कहीं विकीलीक्स, कहीं पंडोरा बॉक्स, और पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो हमारे पास जो है सोल्यूशन, हम कंप्लीट एंड टू एंड आपको सिस्टम को सिक्योर करके दे रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एंड टू एंड उसके थ्रू जो है, इवन डिफेंस सेक्टर को हमने काफ़ी इस पर सपोर्ट किया। काफ़ी कुछ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और इस तरह काफ़ी सेटअप्स हैं जहाँ पे हम इनको सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट दे रहे हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर हमारा सिक्योर है, और सिक्योर इस सेंस में है कि मज़ीद किसी लीक से हम बच सकेंगे क्योंकि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन की तरफ जाएंगे। देखिए, प्राइमरीली जिस तरीके से आपको स्मार्टर होना चाहिए बाकी से, तो जो चीज़ें वो परसीव कर रहे हैं जो नेगेटिव साइड वाले, तो आपने पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से उसको बिल्डअप करना है कि वो आगे से लीक ना हो। सो फार वी आर गुड, और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान को, हमारी प्रोडक्ट्स इंडिजिनस हैं, अभी हमने रिलायंस फॉरेन प्रोडक्ट्स पे छोड़ दिया है, तो हमारे पास जितने भी सोल्यूशन हैं हम लोकली को डेवलप करके करें तो इंशाल्लाह आपको फुल टाइम सिक्योर रखेंगे हम। चले, अच्छी बात नाज़रीन सबसे ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो होने वाला काम है, जितना भी काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो सारा पाकिस्तान के टैलेंट को किसी तरीके से चैनलाइज करने के लिए हो रहा है। आगे की तरफ चलेंगे, मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे।
एक स्टॉल पर जब हम आए तो यहाँ हमें बैटल फील्ड एक नज़र आई है, रेगिस्तान का एक मंजर है। मैं इसको इसलिए जो है वो बहुत यकीन के साथ नहीं कह सकता कि जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो बता सकता हूँ। इसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर एक जानिब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की डिप्लॉयमेंट है जिसमें उसके जहाज़ भी खड़े हैं, यहाँ पे उसके टैंक भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के सिपाही भी नज़र आ रहे हैं और बीच में गालिबन एक नहर बनाने की कोशिश की है। ऐसा ज़रा आप इसको फोकस कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर नरेट करूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, अगर आप मुझे इसको टेक्निकली नरेट करके बताएं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जानिब पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट है और एक जानिब हिंदुस्तान की डिप्लॉयमेंट है। क्या पस मंज़र दिखाने की कोशिश की गई है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बेसिकली ये हमने एक सेंड मॉडल बनाया है जो किसी एक मिलिट्री ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट नहीं करता। ये जो डिपिक्ट करता है वो सिर्फ ये डिपिक्ट करता है कि मैदान जंग में जो जिसको बैटलफील्ड कहा जाता है उसमें कौन कौन सी आर्म्ड एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे टैंक्स होते हैं, तो टैंक्स का क्या काम होता है। इन्फेंट्री होती है यानी कि पैदल फौज, उसका क्या काम होता है। आगे आपको जो थोड़ा सा एक रिवर क्रॉसिंग नज़र आ रही है वाइट और ब्लू में, ये जैसे वाटर क्रॉसिंग, तो वाटर क्रॉसिंग कैसे की जाती है, टैंक्स जो हैं वो कैसे वाटर ऑब्स्टिकल्स को नेगोशिएट करके आगे जाते हैं। और ये मॉडल जो है ये नॉट टू स्केल है। ये आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत कॉम्पैक्ट क्रैम्प हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लेमैन को दिखाने के लिए, एक जनरल पब्लिक, ताकि वो आसानी से समझ सकें कि जी बैटलफील्ड होती क्या है। ये अगर एक्चुअल ग्राउंड में आप देखेंगे तो जितना ये अभी आपको मॉडल नज़र आया, इसके अंदर शायद सिर्फ 2 टैंक हों, क्योंकि फासला इतना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है दुश्मन के एंटी टैंक वेपन भी होते हैं, फिर उनका एक सेफ्टी डिस्टेंस होता है टैंक का आपस में। तो उसको हमने थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा एक अट्रैक्टिव चीज़ बनाने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। बेसिकली हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो सिनेरियो है बॉर्डर का, वो कंप्लीट एक तरीके से बॉर्डर सील्ड है, जिसके अंदर लेयर्स ऑफ डिफेंसिव प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, जिसके अंदर बार्ड वायर फेंस होती है, माइन फील्ड होती है, फिर वाटर ऑब्स्टिकल होती है, फिर हायर जिनके ऊपर पिल बॉक्सेस होते हैं। तो उनके अक्रॉस जब अटैक होगा दोनों साइड से, तो वो अटैक जो होता है बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अटैक अगर खुदा ना खास्ता जंग से, तो यही कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि जंग की तरफ ना जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई सिनेरियो बनता है बैटलफील्ड का, तो वो इससे मिलता जुलता होगा। जी, वो इससे मिलता जुलता होगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान के कोई ग्लोबल डिज़ाइंस नहीं है। हमारा जो है वो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान मिलिट्री का जो एम है वो है टू डिफेंड दी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा जो है वो बेसिक थ्रेट हमें, चूँकि हमारे नेबर इंडिया से ही है, तो हमने उन्हीं के डिफेंस को, उन्हीं के ऑफेंस को स्टडी करके और अपना काउंटर मेजर्स उसी के लिहाज से लें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बैटलफील्ड भी नाज़रीन आपको दिखाई, आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पे नाज़रीन बड़ा रश था। एक मॉडल की तरफ लोग लपके जा रहे थे। लपके से मेरी मुराद ये है कि यहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे, मॉडल के गिर्द बात हो रही थी, गैर मुल्की मंदूबीन की एक दिलचस्पी का एक महवर था। तो हमने भी देखना और समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर है क्या, ये किस चीज़ की तरफ जो है वो लोग देख रहे हैं और किस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग का एक मॉडल हमें यहाँ पर नज़र आया, जिसको जो है वो जिना क्लास फ्रिगेट का नाम दिया गया है। ये एक जंगी जहाज़ है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार हुआ है। इसका ब्रोशर भी मेरे पास है, मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में इससे पहले जितने भी जो है वो जंगी बहरी जहाज़, जिसको हम कह लें आसान अल्फाज में, तैयार होते रहे, वो या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था या 2 जहाज़ कहीं और बन गए, किसी और मुल्क में बन गए और 2 पाकिस्तान में बन गए। इस सिचुएशन के साथ पाकिस्तान में पहुँचते थे। लेकिन इस जहाज़ के लिए, इस जंगी बहरी जहाज़ के लिए जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इसको मंसूब किया गया है। इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं। ये एक जदीद जंगी जहाज़ है। ये दिफाई खुद मुख्तारी की तरफ पाकिस्तान नेवी का एक अहम कदम है। ये मुकम्मल तौर पर एक जंगी जहाज़ है। कुछ फ़ीचर्स मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन ये एक जदीद, इस वक्त जो दुनिया के अंदर जंगी जहाज़, बहरी जंगी जहाज़ है, उसमें एक इसको जदीद तरीन करार दिया जा सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है, इस पूरी एक्सपो के साथ साथ इस स्टॉल की भी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वही हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद मुख्तारी की तरफ जाते हुए, यहाँ के टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ के ब्रेन चाइल्ड को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर तैयार किए गए। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने इसके ब्रोशर से देखी हैं। मॉडल तो ज़ाहिर है कि स्क्रीन पर आप इसका देखते ही रहेंगे। ये जो है वो 8 इसके अंदर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इसमें जो है वो
लोड हो सकते हैं और ज़ाहिर है वो फायर भी हो सकते हैं। और भी मज़ीद इस तरह वेपन्स की चीज़ें भी हैं, सेंसर इसमें बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर लिखा हुआ है, माउंटेड स्नॉड लिखा हुआ है, 3D एयर सर्च रडार, बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे आपके समझने की ना भी हों, लेकिन मकसद सिर्फ बताने का इसकी स्पेसिफिकेशन ये था कि ये वो तमाम चीज़ें हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान नेवी का न सिर्फ सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं, बल्कि मुकाबले की फ़िज़ा के अंदर पाकिस्तान में तैयार करदा चीज़ों के मुकाबले में बहुत आगे दुनिया से लेकर जाती हैं पाकिस्तान को। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आइडियाज़ में हमें ये बयानियाँ तस्लीम करने में कोई इनकार नहीं कि यहाँ पर जो है वो इनोवेशन की बात हुई, टेक्नोलॉजी की बात हुई, सेल्फ सफिशेंसी की बात हुई, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान पे इन्हिसार यहाँ पर हमें दिफाई महाज में भी बढ़ता नज़र आया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।